लोहार अगर लोहे का काम करता है तो लोहार एक कौम हो गया, यानी कि उसका काम था, काम के आधार पर वो कौम बन गया। लेकिन समाज क्या है? समाज इन 56 कौम के लोगों से मिलकर के समाज बनता है। जैसे कि आज आप लोगों ने जिस तरीके से सभा का आयोजन किया और तमाम इस गांव के रहने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग कौम से हैं, उन सभी लोगों ने एक जाजम पर आकर के एक विचार और एक सोच के साथ जो प्यार, लाड और सम्मान हमें दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार कहीं समाज की झलक देख रहा हूं। ये है समाज, वरना जातियों का मामला जो है वो सिर्फ कौम का मामला। खेती करता है तो किसानी कौम हो गया, पशु चराता है तो पशुपालक कौम हो गई, इसी प्रकार लकड़ी का काम करेगा तो सुथार एक कौम हो गई। ये जो कौम है, लेकिन जब समाज बनता है तो इन सभी कौमों से मिलकर के समाज बनता है। किसी भी कौम का दूसरी कौम के बिना काम नहीं चल सकता, ये सभी जानते हैं। एक लोहार अगर लोहे का काम करता है तो सुनार अगर सोने का काम करता है। लोहार के घर में भी अगर गहने बनवाने हैं तो उसे सोनी के पास जाना पड़ेगा, और सुनार को अगर अपनी कस्सी या कुल्हाड़ी या किसी की भी धार दिलानी होगी तो लोहार के पास जाना पड़ेगा। एक नाई के हाथ में भी कैंची होती है, एक दर्जी के हाथ में भी कैंची होती है, लेकिन जब कपड़े सिलाने होते हैं तो नाई को भी दर्जी के पास जाना पड़ता है, और जब बाल कटाना होता है तो दर्जी को नाई के पास आना। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, और जब हम एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चलता तो ये जो 56 कौम है, ये 56 कौम जब मिल जाती है तो समाज बनता है। यहाँ समाज की परिभाषा को ही खत्म कर दिया गया, यहाँ कौमों को ही समाज बना दिया गया, और कौमों को समाज बना करके समाज को तोड़ दिया गया। ये काम उन कुछ चुनिंदा राजनीतिक के लोगों की है, उन स्वार्थी तत्वों की है, जो लोग हमेशा सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, और वे लोग ऐसे लोगों का, ऐसे कौम के लोगों का इस्तेमाल करके हमेशा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों ने हमारे समाज को तोड़ा और कौमों को ही समाज कह दिया। असली समाज इसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज की स्थिति भारत के अंदर क्या है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऐसा हम कहते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हमारे बच्चों को तैयार करके पीटी परेड करवाते हैं, कुछ नाच गाने करवाते हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन वहां के शिक्षकों को भी गणतंत्र दिवस का मीनिंग नहीं मालूम होता, और ना बच्चों को मालूम होता है कि गणतंत्र है क्या, गणतंत्र होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक कहा जाता है। गणतंत्र है क्या, लोकतंत्र क्या है, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है अंग्रेजी में, लोकतंत्र क्या है। ना तो हमारे चुने हुए नेताओं ने कभी इस पे गौर किया, ना उन्होंने जानने की कोशिश की। और जब उन लोगों को लोकतंत्र के बारे में पता नहीं तो लोकतंत्र क्या बचाएंगे। जब उनको गणतंत्र के बारे में पता नहीं तो देश में गणतंत्र क्या स्थापित करेंगे। जब उन लोगों को संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं तो वो संविधान की रक्षा क्या करेंगे और कैसे संविधान के अनुसार वो देश चलाएंगे। इसलिए साथियों, हमें एक सामाजिक तौर पे काम करते हुए लगभग 40 साल हो गए। मैं 9th क्लास से 9वीं क्लास में पढ़ते हुए मैंने सामाजिक कार्यों का काम करना शुरू कर दिया था। उससे लेकर के मैंने ट्रेनिंग की, टीचर बना, 13 साल नौकरी की, और नौकरी छोड़ने के बाद अब तक मैं सामाजिक काम कर रहा हूं। लेकिन मुझे राजनीति में आने की आवश्यकता क्या पड़ी, जब ऑलरेडी पहले से पार्टियां हैं, नेता भी हैं, एमपी भी चुनकर जाते हैं, तो फिर मुझे एमपी का चुनाव लड़ने की जरूरत क्या पड़ी। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ताराराम मेहना को बड़ा आदमी बनना है इसलिए एमपी बनना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी भी आपकी दूर कर देना चाहता हूं कि एमपी को तो शायद पड़ोस के कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी नहीं जानते हो। जैसे देवजी भाई पटेल जालोर के एमपी है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ नहीं जानते होंगे उनको। हमारे एमपी साहब कैलाश जी हैं, जालोर वाले सभी लोग नहीं जानते होंगे उनको। एक एमपी को तो पड़ोसी लोग भी नहीं जानते, लेकिन बिना एमपी के भी मुझे दुनिया के 150 देश जानते हैं, भारत के 600 जिले जानते हैं, 5000 तहसीलें मुझे जानती है, और लगभग 3 लाख से ज्यादा गांवों के लोग मुझे जानते हैं।
मैं पहचान का भूखा नहीं। अगर मैं एमपी बनता हूं सुख सुविधाओं के लिए, तो एमपी बनने वाले और मंत्रियों को तो 5 साल के लिए सुविधाएं मिलती है सरकारी, और मुझे तो मेरे पिता और माता की मेहरबानी से और बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी से हमेशा हमेशा के लिए सुख सुविधाएं मिली हुई है। मैं चाहूं तो आज भी अपनी जिंदगी आराम से जी। मुझे क्यों ये बीड़ा उठाना पड़ा और मुझे क्यों समाज को जागृत करना पड़ा कि जब तक राजनीति में हम लोग दूरी बनाए रखेंगे, तब तक राजनीति में ये गंदे लोग, या फिर जो कहते हैं कि अनजान लोग, जो लोग, सबको गंदा नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जानकार नहीं है, जिन लोगों को लोकतंत्र, गणतंत्र और संविधान की जानकारी नहीं है, वो जाकर के क्या करेंगे। संसद को कोई अखाड़ा तो है नहीं जहां पर मल लड़ना है, कुश्ती लड़ना है, जो कोई मोटा चाहिए, ताकतवर चाहिए। संसद कोई शेयर मार्केट तो है नहीं, कोई बिजनेस का अड्डा तो है नहीं, कोई बाजार तो है नहीं जहां बिजनेस करना है आपको जाकर के, इसलिए कोई पैसे वाले की जरूरत है या बड़े आदमी की उसका जरूरत है। वहां पर जो जागता है उसे जनता के हितों की रक्षा करनी होती। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पास संवैधानिक जानकारी होनी चाहिए। संवैधानिक जानकारी अगर नहीं है तो जनता के अधिकार संविधान के अंदर है, और संविधान के अंदर जो अधिकार है, उन अधिकारों की अगर जानकारी ही नहीं है तो रक्षा क्या करे। शायद ये जानकारी न होने की वजह से 75 साल में हमारे यहां से लगातार सांसद 17 बार सुन करके गए। ये 18वां चुनाव चल रहा है, 17 बार सांसद गए, लेकिन इस देश के या बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की भी बात करूं तो यहाँ की जो आलम हमें दिखाई दे रहा है, जो युवाओं में बेरोजगारी दिखाई दे रही है, जो नशे का आलम लोगों में फैला हुआ है, जो बच्चे जो स्कूल से वंचित हो रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, इलाज कहां से मिलेगा। अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हमें 1-2 लाख रुपया डोनेशन देकर एडमिशन कराना पड़ेगा, फिर महीने की 3,000 से 5,000 रुपए फीस भरनी पड़ेगी, तब हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो कौन सा आदमी है साधारण मजदूर जो ये काम कर पाएगा। हमारे शिक्षा के स्तर को खत्म किया जा रहा है। चिकित्सा के तौर पर कहें तो संविधान गारंटी देता है कि कोई भी बालक पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकता, भारत का कोई भी नागरिक दवाई से वंचित नहीं रह सकता, इलाज के अभाव में वो मर जाता है और सरकार जिम्मेदार है। इसी तरीके से सरकार प्रत्येक हाथ को रोजगार देगी, ये सरकार की गारंटी है। लेकिन अगर आज किसी को इलाज करवाना है और थोड़ी गंभीर बीमारी है तो शायद उसे जमीन बेचे बिना इलाज संभव नहीं है। ये इस देश के अंदर 75 साल में हुआ। इस देश में 17 बार सांसद चुन करके गए, उसके बाद में हुआ। आज हमारे लोगों की बेरोजगारी की हालत ऐसी है कि आज युवा जो है वो अपराध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में अपराध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है। जरूरत हर आदमी की है और जरूरतें बढ़ती जा रही है। पहले जरूरतें सीमित थी, आज हर आदमी की जरूरत बढ़ गई है। हर आदमी को मोबाइल चाहिए, हर आदमी को बाइक चाहिए, बाइक चाहिए तो पेट्रोल चाहिए, मोबाइल चाहिए तो रिचार्ज का डाटा चाहिए। हर आदमी को अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े चाहिए। हर आदमी को जो है आज की आधुनिक सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में इनकम नहीं है, रोजगार ना होने की वजह से अगर उसकी आय नहीं है तो वो क्या करेगा? वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करेगा, डाका डालेगा, लूटेगा, या फिर आपराधिक क्षेत्र में जाकर के वो तस्करी करेगा या ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा। इसलिए ये सारी स्थिति देश में पैदा क्यों हुई? जब इस देश के अंदर 17 बार लोकसभाएं बन गई, 17 बार पूरे देश के अंदर से लोकसभाओं से संसद चुन करके गए, पार्लियामेंट बनी, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री बन गए, कितने मंत्री बन गए, कितने गृह मंत्री बन गए, उसके बावजूद भी इस देश के अंदर युवाओं का स्तर इतना क्यों गिर गया? इस देश में शिक्षा का स्तर क्यों गिर गया? इस देश के ऐसे हालात क्यों हो गए कि आज देश की 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी को 5 किलो गेहूं पर डिपेंड रहना पड़ रहा है? ये हालात क्यों हो गए? क्यों एक आदमी अपना अच्छा घर नहीं बना सकता? क्यों एक आदमी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकता? क्यों एक आदमी जो है वो अपने परिजनों का या परिवारजनों का अच्छे से इलाज नहीं करवा सकता? ये हालात जो देश में हो रहे हैं, ये उन लोगों की वजह से हो रहे हैं जिन्हें हम चुनकर को भेज तो देते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है कि करना क्या होता है। मैं ये बात हमेशा कहता आ रहा हूं
4 महीने से लगातार मैं लोगों को समझाता आ रहा हूं कि जो भी सांसद यहां से गया है, अगर उसको आप किसी जाति से जोड़ते हो तो ये आपकी समझदारी नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र को स्थापित करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, उस सिस्टम के बारे में हमारे लोगों को पता नहीं है, न उन लोगों को पढ़ाया गया, न उनको उसकी जानकारी दी गई। इस देश के अंदर द्विदलीय संसदीय प्रणाली तय की गई, जिसके अंदर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी बनी। आप लोगों को पता नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कब और किस समय क्या कहा। जब बनती हुई कांग्रेस थी, देश में अंग्रेजों का राज था, और जब हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, शिवाजी साहू महाराज जैसे लोग उनसे प्रेरणा लेकर के और जब अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हम लोगों को भी संसद में जाने के लिए प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तब उस समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि तेली, तंबोली और कुनभट, यानी महाराष्ट्र की भाषा में उन्होंने कहा था, यहाँ पर हम कहें तो जाट, माड़ी या फिर कड़बी, इनको पार्लियामेंट में जाके क्या हड़ चलाना है? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था उस समय कांग्रेस के लीडर ने। उन्होंने कहा था, संसद कोई दर्जी क्या संसद में जाकर कपड़े सिलेगा, नाई क्या संसद में जाके बाल काटेगा? ये शब्द उस समय कांग्रेस के लीडर बाल गंगाधर तिलक के थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि ये जो आम जो कबेरा वर्ग है, जो कमाकर खाने वाला वर्ग है, ये सत्ता में जाए, ये सत्ता में भागीदारी ले, ये वो नहीं चाहते थे। इसलिए आज स्थिति ये बनी हुई है कि इस देश के अंदर द्विदलीय संसदीय प्रणाली यानी 2 पार्टियों का राज है। चाहे वो आज इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो यूपीए, एनडीए के नाम से जाने जाने वाले हो। एनडीए और इंडिया, ये गठबंधन जिसके ऊपर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का वर्चस्व है, बाकी पार्टियां सारी उनके अधीन है, उनके कंट्रोल में है। तो ये जो शुरुआत में क्या हुआ, कांग्रेस का एक बाड़ा था, एक बाड़े में जब लोगों को घुटन होने लगी तो उन्होंने एक गेट खोल दिया, गेट खोल करके सामने एक और बाड़ा बना दिया, उस बाड़े का नाम रख दिया जनसंघ। उसका नाम रखा था जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी। बाड़े 2 हैं, बीच में दरवाजा एक है। 5 साल उसमें चले जाओ, 5 साल इसमें चले जाओ, फिर इससे तंग आ जाओ, 5 साल उसमें चले जाओ, 5 साल फिर इसमें आ जाओ। यही चल रहा है ना राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर यही चल रहा है। 5 साल में कांग्रेस की सरकार, 5 साल में बीजेपी की सरकार। यही केंद्र में चल रहा है। 10 साल कांग्रेस का राज, 10 साल फिर बीजेपी का राज, और अभी शायद वो कांग्रेस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस और बीजेपी, ये द्विदलीय संसदीय प्रणाली, जिसके अंदर न कोई जाति का वर्चस्व है, न कोई वजूद है, कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो लोग उनके कहने में चले, उनके इशारे पर चले, और जो जानकार ना हो, जनता के हक अधिकारों के लिए ना लड़े, और पार्टी के कानून कायदों को मानते हुए नियम के अनुसार चले, ऐसे लोगों को वो टिकट देती। अभी यहाँ पर जैसे राजनीति की बात करें तो मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, मुझे कहने में कोई गरेज नहीं है कि यहाँ पर जाटों के साथ जो राजनीति हुई है वो जाट ही नहीं समझ पाए। जाटों के साथ जो राजनीति हुई वो जाट भी नहीं समझ पाए। दोनों पार्टियों ने टिकट दे दिया, जाट खुश हो गए कि हम तो बहुत बड़ी हस्ती है इसलिए हमको टिकट दे दिया। लेकिन क्या समझ में आया कि जाटों के 2 धड़े कर दिए, एक ही जाति के 2 धड़े कर दिए, ये उनको भी समझ में नहीं आया। और दोनों टिकट दे करके अन्य जो जितनी भी पीछे की 55 कौम है उनकी नजरों में और गिरा दिया, नजरों में और गिरा दिया। सारे जाट बुरे नहीं होते, सारे राजपूत बुरे नहीं होते, बुरे उसमें सब जातियों में होते हैं। बुरे लोग हर जाति में होते हैं, हर वर्ग में होते हैं, लेकिन जातियां और वर्ग बुरा नहीं होता। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस पार्टी के पॉलिटिक्स के अंदर से बाहर निकल करके जो एक जातिवाद को पनपा करके, जातिवाद को स्थापित करके हमारे समाज को, जिसकी मैंने परिभाषा दी, उस समाज के टुकड़े टुकड़े करना चाहती, उस समाज के अंदर आपस में नफरत और वैमनस्य फैलाना चाहती है। अगर नफरत और वैमनस्य रहेगा, हमारे अंदर अगर घृणा रहेगी, तो ये राष्ट्र कैसे निर्माण हो सकता है, ये देश कैसे आगे बढ़ सकता है। हम तो हमारी अंतःकला से ही, हम तो हमारे देश के अंदर की लड़ाई से ही नहीं बाहर आ पा रहे।
तो हम लोग क्या विश्व गुरु बनेंगे। इसलिए कुछ लोगों को इस देश के ऊपर अपना वजूद बनाए रखने के लिए, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं वो दोनों पार्टियां एक वर्ग विशेष की गुलाम है। दोनों पार्टियों के ऊपर कब्जा एक वर्ग विशेष का है। अगर वर्ग विशेष का नहीं होता तो शायद जाटों के टिकट कटते नहीं और जाटों को टिकट मिलते भी नहीं। अगर राजपूतों का वर्चस्व होता तो राजपूतों के टिकट कटते नहीं या राजपूतों को टिकट मिलते नहीं। ये तो वो तय करते हैं कि टिकट किसको देना है। आखिर में क्यों टिकट नहीं दिया गया। अगर जाटों का है तो प्रियंका को टिकट क्यों नहीं दिया गया। अगर राजपूतों का वर्चस्व है तो रविंद्र सिंह जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया। अगर मालियों का वर्चस्व है तो सुनील परियार को टिकट क्यों नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि हमारा कहीं पर भी कोई वजूद नहीं है। वजूद उन लोगों का है, वो तय करते हैं कि किसको आपस में लड़ाना है, किसको आपस में भिड़ाना है, किसको हम खड़ा करेंगे तो आपस में लड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे से पूर्व वक्ता माननीय चौहान साहब ने जो बात कही थी वो बात के ऊपर आपको अमल करना होगा। इस देश के लोकतंत्र के अंदर एक सिस्टम है कि कोई भी आदमी, पहले मुझे लोग कहते थे कि बिना टिकट के चुनाव कैसे लड़ सकते, तो मैंने उन लोगों को समझाया। मैंने कहा भैया को ट्रेन तो है नहीं जो नीचे उतार देने, टिकट ठीक है। हमने इसी बालोतरा के अंदर विधानसभा से 1 महीना पहले एक नारा दिया था। विधानसभा के चुनाव से पहले मैंने ही नारा दिया था कि अब की बार निर्दलीय सरकार। तो आपके बाड़मेर से 2 जीत गए, बाड़मेर से 2 जीत गए और तीसरा जीतते जीतते बच गया। तो ये ऐसा नहीं है कि पार्टियां टिकट देगी तभी राज चलेगा। हम उस प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुने। पार्टियों का दिया हुआ गुलाम हमें नहीं चाहिए, पार्टियों का थोपा हुआ गुलाम हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जनता का सच्चा प्रतिनिधि। तभी हम देश के अंदर गणराज्य स्थापित कर पाएंगे, रिपब्लिक स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए जब चुन करके जाएगा तो जनता की बात करेगा, जनता की बात करेगा। अगर पार्टियों का टिकट दिया हुआ आता है और वो जाएगा तो पार्टियों की बात करेगा, वहां पर जनता की बात नहीं करेगा। आज दिन तक देश में पार्टियों की बात हुई है, जनता की बात नहीं हुई है। इसी कारण से जनता 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ी, इसीलिए जनता जो है हॉस्पिटलों में लाइन में खड़ी है, इसीलिए जनता जो शिक्षा से वंचित हो रही है, इसीलिए जो बेरोजगारी का आलम जो है खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि वो पार्टियां अपने गुलाम चाहती है, पार्टियां अपने नुमाइंदे चाहती है, जनता के नुमाइंदे नहीं चाहती। इसलिए वो बाबा ने अभी भैरवलाल जी ने कहा कि 2 टिकट देते हैं, एक टिकट फॉर्म के साथ लगता है, दूसरा टिकट उसी समय मुंह पे चिपकाया जाता है कि 5 साल नहीं बोलो। और इसका प्रमाण शायद बाड़मेर से ज्यादा तो हो नहीं सकता। जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा, अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा, वो 5 मिनट भी हमारे देश के लोकसभा की जनता के लिए नहीं बोला। 5 मिनट का वीडियो वो जारी कर दे कि मैं बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की जनता के लिए पार्लियामेंट में ये बोला। पार्लियामेंट में 5 मिनट बोलने का उनके पास समय नहीं है और जनता के बीच में आकर के 5 मिनट उनका दुख दर्द सुनने का समय नहीं है। तो 5 साल में किया क्या? 5 साल ही सांसद करते क्या है जो चुन करके जाते हैं? आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है क्या करते, मुझे पता है क्या करते हैं। चुनाव में 1 अरब 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 1 अरब और 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। वो 100 करोड़ का 400 500 करोड़ करते हैं 5 साल में और कुछ नहीं करते। वो आपकी आवाज नहीं उठाते, वो जनता के दुख दर्द को नहीं समझते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि 5-7 बार फिर इलेक्शन आने वाला है, टिकट 15 से 20 करोड़ में पार्टी देगी, टिकट का भी आजकल पैसा लगता है, फिर चुनाव में खर्चा होगा, गाड़ियां दौड़ेगी और भी खर्चे होंगे, वो खर्चा भी होगा और जो पहले वाला खर्चा है उसको भी 4 गुना करना। तो वे लोग जो आपके बीच में खर्चा करते हैं, आपको तूफानी, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपका खर्चा तो कुछ नहीं चल रहा है, आपका प्रचार कैसे चल रहा है? मैंने कहा भैया ये चुनाव जो है ये खर्चों से नहीं होते,
मैं देख रहा हूं 200 गाड़ियों का काफिला और प्रत्येक गाड़ी में एक एक आदमी बैठा। लोग क्या होते हैं, रोड पे खड़े हुए गाड़ियां देखता, हाँ गाड़ियां जा रही, 200 गाड़ी जा रही, 200 गाड़ी में 200 आदमी, और मैं 10 गाड़ी में 200 भर के ले जाता हूं। हमारी जब रैली होती है तो हम 10 गाड़ी में 200 भर के ले जाते हैं। गाड़ियों में नहीं होता। वोट की जो कीमत है वो एक खान में काम करने वाले, एक कमठे के मजदूर और एक फॉर्चूनर में घूमने वाले सबकी बराबर होती है। एक फॉर्चूनर में घूमने वाले का वोट एक ही लगता है और एक कमठे पर काम करने वाले मजदूर का वोट भी एक ही लगता है। ये वोट की अहमियत है। हम इस देश के अंदर सभी चीजों में असमान है। जाति में असमान है, धर्म में असमान है, पैसे में असमान है, बुद्धि में असमान है, शिक्षा में असमान है, पद में असमान है, बिजनेस धंधे में असमान है, लेकिन एक जगह हम समान है कि वोट चाहे कोई जाति का हो, धर्म का हो, किसी बिजनेस का हो, किसी कलेक्टर हो, चाहे चपरासी हो, वोट एक ही लगता है। यहीं पर तो हम समान है और यही चीज वो बताना नहीं चाहते। इसलिए साथियों, मुझे जो राजनीति में आना पड़ा, ये सोच करके आना पड़ा कि अगर जब तक कोई जानकार जनता का हितैषी, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं जाएगा। मुझे पार्टियों के ऑफर थे, मुझे पार्टियों ने टिकट ऑफर किए, लेकिन मैंने पार्टियों के टिकट लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ूंगा तो मैं भी पार्टी का गुलाम हो जाऊंगा। अभी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, फॉर्म भरे और मुझे पता है कि वो 1000-2000 ज्यादा वोट लेने वाले नहीं है। मैंने उनको कहा, अरे भाई समाज का मामला है, हमने अब की बार 56 कौम के लोगों को, सब पूरे समाज को इकट्ठा कर दिया है, तो तुम फॉर्म क्यों भर रहे हो, फॉर्म वापस ले लो। तो उसने कहा नहीं पार्टी के निर्देश है, मैं फॉर्म वापस नहीं ले सकता। जो आदमी 1000-2000 वोट लेकर जमानत दर्ज करवाएगा वो अपनी मर्जी से फॉर्म वापस नहीं ले सकता, वो पार्टी का कितना बड़ा गुलाम होगा ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते। तो ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों के बड़े गुलाम होते हैं, छोटी पार्टियों के छोटे गुलाम होते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाकर के जनता की आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए हमने ऐसे लोगों को तलाशा, ढूंढा, मगर कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा हम इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते। इसकी वजह से मुझे मैदान में उतरना पड़ा। ये बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा, बालोतरा की बात है। हमने पूरे भारत में अभी तक के 2 चरणों के 250 उम्मीदवार उतारे हुए, 250 उम्मीदवार, क्योंकि मेरा नेटवर्क ऑल इंडिया में पूरे भारत में है और पूरे भारत के अंदर 600 जिलों में हमारा नेटवर्क है, जिसके अंदर टोटल मिलाकर के 543 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। उनमें से लगभग हम अगले फेज में 350 से 400 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़वा रहे हैं। हम इन पार्टियों का पत्ता साफ करना चाहते हैं, इन पार्टियों को जड़ मूल से खत्म करना है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये एक छोटी सी पहल हमने की है, छोटी सी शुरुआत की है, और इस शुरुआत के अंदर मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें सब समाज के, यानी कि सब कौम के लोग, यानी एक समाज के रूप में इकट्ठा होकर के मुझे ये मान सम्मान दे रहे हैं, मुझे ये प्यार और लाड दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक रास्ता मैंने खोल दिया है और ये रास्ता आगे चलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस रास्ते को कायम करने के लिए जो चुनाव आयोग ने मुझे बैलेट नंबर 5 पर अलमारी का निशान अलॉट किया है, उस अलमारी के निशान पर 26 तारीख को अपनी उंगली से बटन दबा करके और मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुने, वो तो एमपी के सामने चुन करके मुझे पार्लियामेंट में भेजे। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं 6 महीने 1 साल के अंदर ही आपको रिजल्ट दे दूंगा कि एक एमपी होता क्या है, एक एमपी का काम क्या होता है। मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, आपके दुख दर्द को समझने की कोशिश करूंगा। ऐसा मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार से, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपके अंदर एक मर्म है, एक दर्द है, मैं उसको समझ सकता हूं। इसलिए आप किसी जाति पर ना जाएं, किसी उस पे कौम पे ना जाएं कि भाई ये तो फला जाति से है, हम इसको वोट क्यों दें, तो फिर हम उनको क्यों दे रहे हैं, वो भी तो कोई न कोई जाति से ही है। इसलिए आजमा कर देखें। हमारा अगला स्टेप ये है कि हम 29 में अगर जीत भी गए और एमपी बन भी गए, तब भी हम 29 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 29 का चुनाव
हम और दूसरी कौम को लड़वाएंगे। उसमें दर्जी हो सकता है, नाई हो सकता है, राजपूत हो सकता है, रावणा राजपूत हो सकता है। हम 29 का चुनाव किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव ऐसी कौम से चुन करके लड़ाएंगे जिनका 75 साल में कभी नंबर नहीं आया। अगर मैं हार गया तब भी मैं चुनाव दोबारा नहीं लड़ूंगा, मैं किसी और को चुनाव लड़वाऊंगा। हर कौम का हम नंबर लाएंगे। हम भारत के अंदर असली लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा किसी के भी घर से पैदा हो सकता है, किसी वर्ग विशेष से नहीं। यहाँ तो राजतंत्र के अंदर एमएलए का बेटा ही एमएलए बनता है, एमपी का बेटा ही एमपी बनता है, तो फिर राजतंत्र में और लोकतंत्र में क्या फर्क हो। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस लोकतंत्र को स्थापित करने की इस प्रक्रिया में अपना योगदान दें और एक इतिहास रचें। ये जो बच्चे युवा खड़े हैं इनके चेहरों के ऊपर चमक लाएं, और जो बच्चे छोटे हैं पढ़ रहे हैं उनका भविष्य सुधारें। इसके लिए मैं आप लोगों से वोट की भीख मांग रहा हूं। आप मुझे वोट दे करके जो है आगे बढ़ाएं। आपका शुक्रिया, आपने बहुत बहुत प्यार दिया, लाड दिया। जो सम्मान मुझे मेरी सोच भी नहीं थी उससे ज्यादा मुझे मिला, इसके लिए आप लोगों का एक बार फिर से मैं शुक्रगुजार।